चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर। यूनुस राज्य में बांग्लादेश बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है, जहां पर हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और अब उपद्रवी वहां हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है और अब बांग्लादेश में यौन हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस ने कहा कि बांग्लादेश यौन हिंसा की एक खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। खासकर हिंदू, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मानवाधिकार संस्था के अनुसार यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासनकाल में हिंसा महामारी के स्तर तक पहुंच गई है। HRCBM ने बताया कि 2025 की पहली तिमाही के दौरान 3 महीने से भी कम समय में आधिकारिक तौर पर बलात्कार के 342 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 87% पीड़ित 18 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं। मानवाधिकार संस्था के अनुसार ये भयावह आंकड़े तो बस एक छोटा सा हिस्सा है और असली संख्या हजारों से भी ज्यादा है, जो चुप्पी, डर और राज्य की निष्क्रियता के पीछे छिपी है। इसी विषय पर एक बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे, जहां बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस का बड़ा खुलासा सामने आया। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध और के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में यौन हिंसा महामारी की तरह फैल रही है और बांग्लादेश में महीने में 342 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी जो है वो देखने को मिल रही है और मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो लगातार विफल साबित हो रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार जारी हैं और लगातार अल्पसंख्यकों में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं ये मामले, तो लगातार जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो विफल साबित होती नजर आ रही है अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा करने में। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस का बड़ा खुलासा हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में यौन हिंसा महामारी की तरह फैल रही है और बांग्लादेश में 3 महीने में 342 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। 87% पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां थीं। नाबालिगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। यूनुस सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ यौन हिंसा की खतरनाक लहर चल रही है। ज्यादातर मामलों में महिलाओं और लड़कियों के सिरविहीन शव पाए गए हैं। तो आप इस बात से ये अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं और लड़कियों के जो शरीर हैं वो पाए गए हैं, उनकी हत्याएं किस तरीके से की जा रही हैं। बलात्कार के बाद सामूहिक बलात्कार की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और बड़ी संख्या में जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो मामले रिपोर्ट किए गए हैं उसमें 87% से ज़्यादा जो है वो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं। और कुछ अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दैनिक दत्ता जुड़े हैं और इसी के साथ हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं जैद अनवर जुड़े हैं। जैद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैं आपका रुख करूंगा, उससे पहले कुछ अपडेट्स ले लेते हैं हमारे सहयोगी से। दैनिक में आपका रुख करूंगा। अगर बात इन आंकड़ों को लेकर की जाए तो जहां एक और बड़ी संख्या में आंकड़े दर्ज भी नहीं किए जा रहे हैं या रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो लगातार ये दावे करती है दैनिक कि तमाम चीजें बांग्लादेश में ठीक हैं, लेकिन ये आंकड़े डराने वाले, चौंकाने वाले। तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का परिस्थिति सही है, बांग्लादेश में सब कुछ एकदम शांत है, बांग्लादेश में इस तरीके का कोई घटना नहीं घट रहा है। मगर बांग्लादेश का जो अल्पसंख्यक कांग्रेस है उनके तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा है उस रिपोर्ट अगर देखा जाए तो वो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर 342 केसेस, जिसमें करीब 87% केसेस ऐसा है जिसमें नाबालिगा के साथ बलात्कार का घटना सामने आया है। और सिर्फ ये
ही नहीं, उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मानवाधिकार कांग्रेस की तरफ से कि जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में वो बहुत ही खतरे में है। उनके साथ जो दुष्कर्म का घटना वो महामारी की तरह बांग्लादेश में फैलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस जब से सत्ता में आए हैं तब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक जो संख्यालघु के संप्रदाय है उनके ऊपर जो हमले का घटना, उनके ऊपर अत्याचार का जो घटना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके का कोई घटना नहीं घटा है, इस तरीके का जो घटना घटेगा उसमें पुलिस कार्रवाई कर रहा है, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद से बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो परिस्थिति बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अल्पसंख्यक है वो बहुत ही खतरे में है, बहुत ही डरे हुए है। और अगर आंकड़े देखा जाए तो पिछले साल दिसंबर महीने तक करीब 1300 केसेस दर्ज हुआ था। उसके बाद जनवरी महीने में जब इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था कि पुलिस की तरफ से जल्द एक्शन लिया जाएगा, क्विक एक्शन लिया जाएगा, तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आया है जिसमें पुलिस कार्रवाई करते हुआ नजर ही नहीं आया। पुलिस कार्रवाई शुरू किए थे 72 आवर्स बाद, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस कंप्लेन भी दायर नहीं किए थे। और अभी जो मानवाधिकार कांग्रेस है उनके तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया जा रहा है उसमें साफ है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसके साथ साथ ही जो नाबालिग है यानी 18 साल के नीचे का जो लड़की है उनके साथ भी बलात्कार का घटना, दुष्कर्म का घटना जो है वो बांग्लादेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 342 केसेस जिसमें 87% है सिर्फ माइनॉरिटीज का, जो 87% है जो अंडर एज है यानी 18 साल के नीचे जो लोग हैं उनके साथ घटना घटा है, ऐसा 87% केसेस है। यानी अब आंकड़े से ही मालूम पड़ेगा कि बांग्लादेश का परिस्थिति क्या है। अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा घटना को रोकने के लिए कोई मजबूत स्टेप भी नहीं लिया गया है बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का अगर कार्यक्रम दिखा जाए तो इसमें साफ दिखेगा कि बांग्लादेश में हम लोग लगातार ये खबर दिखाते आए हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कभी घर से निकालकर उनको मारा जा रहा है, कभी घर के अंदर घुसकर 15-20 लोग घर के अंदर घुसकर एक महिला के साथ दुष्कर्म करता है, उनको घर से बाहर निकालकर पीटता है। किस तरीके लगातार जी सामने आ रहा है, इसमें इंटरिम बिल्कुल अनेक जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मामले ये घटनाओं के बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। जैद जी भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। जैद जी, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और ये रिपोर्ट निकलकर जिस तरीके से सामने आई है, क्या जैद जी आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के निकलकर सामने आने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ऊपर कोई दबाव बनेगा और हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो घटनाएं अत्याचार की बढ़ रही हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी? अब देखिए, जो ये सरकार है ये आज, जो ये मामला हो रहा है ये आज नहीं हुआ है। जी ये कि 2-4 दिन कबल की बात है। ये तमाम जब से ये आके बैठे हैं, पहले इस बात पर गौर करिएगा। जी ये एक दिन का घटना नहीं है कि बिल्कुल आज से एक दिन हुआ, ये मामला एक दिन का है। ये मामला जब से ये आके बैठे, इन्होंने ये क्या किया है, जब ये सरकार, जब ये रेवोल्यूशन इनके यहाँ आया था, जब सरकार पलट रही थी, तो सरकार किसको लेके इन्होंने बनाया था, जो थोपा गया है बांग्लादेश के अवाम के ऊपर, उसमें तमाम के तमाम इस तरह के कट, देखिए अल्फाज सुनिएगा, इस तरह के मौलाना आए हैं जो एक मजहबी मौलाना है, जिन्होंने अपना एक मजहब बना लिया है और अपना एक अंदाज से ये तमाम, इनका इनके जहनी इस तरह का है कि वो जितने भी लोग वहां इनके साथ जुड़े, उनका एक जहन है। वो जहन क्या है कि उनका ये कहना है कि आई एम द बेस्ट और बाकी सब दुनिया में जितने लोग हैं सब गलत हैं। मैं भी एक मजहब का मानने वाला हूँ। जी पहला एक ये पहलू हो जाता है। और जब मजहब का आड़ आप ले लेते हैं, मजहब के आड़ पे जब आप जुल्म करते हैं ना, तो सोचते हैं कि तमाम चीज माफ हो जाती है और समाज अपने आप उसको माफ कर देगा। कितने ही हिंदू हमारे जानने वाले हैं जिनसे हमारी सलाम दुआ है, उनके कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार वहां पर हैं, वो तमाम बोलते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी 100 की है, तो हम लोगों ने 10 रुपए में बेच के वहां से चले आए हैं। जी बात समझ रहा, मेरा जी प्रॉपर्टी 1 कोटि टाका की है, तो मैं उसको 1 कोटि टाका की है, तो हम लोगों ने उसे 10 लाख में बेच के चला है। मजबूरी इतनी है उस सोसाइटी से निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है। मगर एक नशा जो है, मजहबी नशा जो है वहां पर, और जो वतनी नशा जो वहां पर है कि मेरा ये मुल्क है, मुझे मुल्क अच्छे हाथों में है, इस जहन जो बनाने की पूरी कोशिश दोनों तरफ से की जाती है, शेख यूनुस की तरफ से जो की जा रही है,
ये कहीं ना कहीं एक हावी है। मैंने एक जिक्र खैर देख रहा था कि अभी भी आप इनका ग्राफ से क्यों उसका इतना नहीं गिर गया कि ये अभी जो इलेक्शन होने, अब आपसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं करा पा रहे हैं, जबकि दिसंबर तक मेरे ख्याल से इलेक्शन हो जाना चाहिए इनके मुल्क में। मगर देखिए अभी क्या होता है, वो दूसरा पहलू है इलेक्शन का। मगर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी आज उस मुल्क में सेफ नहीं है। बांग्लादेश अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जो एक दबाव में बात सुने। था मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट अपना कोई स्टेटमेंट दे। और मुझे अफसोस होता है कि इंटरनेशनल मीडिया में इसकी बात नहीं होती। आप अगर पेपर उठा के देखें, इंटरनेशनल मीडिया में, कोई भी पेपर प्रिंट मीडिया में इनका कोई जिक्र खैर नहीं होता माइनॉरिटी का यहाँ का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे बात अगर फ्लोर पे की जा सकती है इंटरनेशनल मीडिया में, तो एक अच्छा एक दबाव बनता है और लोग इसको देखते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी ओर रैनिक, जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर चिंता जो है बढ़ी हुई नजर आ रही है, और ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस जानबूझकर इन तमाम घटनाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं ताकि वो सरकार पर बने रहें, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें सरकार पर बिठाया है वही लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से ही अगर देखा जाए तो उसमें एक बात तो साफ दिखेगा कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को कभी कुछ नहीं बोलते हैं। जी मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को समर्थन करते हैं, और जिस तरीके का घटना लगातार बांग्लादेश से सामने आ रहा है उसमें भी साफ देखने को मिल रहा है। इसमें जो कट्टरपंथी समर्थक है वो शामिल है, और कट्टरपंथी समर्थक जिस जगह में शामिल होगा उस जगह में मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं बोले था, ये पहले से ही मालूम है। और इसके पहले भी दिखा गया था कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेता है। और अभी भी जो घटना घट रहा है उसमें भी साफ दिख रहा है कि मोहम्मद यूनुस चुप बैठे हैं। ऐसा बिहेव इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि इस तरीके का कोई घटना घटा ही नहीं है। जो रिपोर्ट ये सामने आया है, ये रिपोर्ट बांग्लादेश का ही है। बांग्लादेश का जो संख्यालघु मानवाधिकार कांग्रेस है उनके तरफ से ये रिपोर्ट दिया गया है। बांग्लादेश का कमीशन की तरफ से ये रिपोर्ट अगर दिया जाएगा तो उसके बावजूद भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक कोई बयान, कोई स्टेप इस घटना के ऊपर नहीं दिया गया है, कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया है। तो ये बात तो साफ हो चुका है कि संख्यालघु के ऊपर जो घटना घट रहा है जिसमें कट्टरपंथी शामिल है, उस जगह पर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप हो या कोई स्टेटमेंट हो नहीं दिया जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस का अगर बिहेवियर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस पहले दिन से कट्टरपंथियों के लिए खड़े हैं, क्योंकि अगर बात किया जाए कि मोहम्मद यूनुस किस तरीके से सत्ते में आया था, वो चीज अगर देखेंगे तो उसमें साफ हो जाएगा कि मोहम्मद यूनुस को जो लोग सत्ते में बैठाए थे वो लोग, उन लोगों के खिलाफ में मोहम्मद यूनुस कुछ बात बोलने के लिए, कुछ कार्यक्रम करने के लिए राजी नहीं है। मोहम्मद यूनुस जो लोग मोहम्मद यूनुस को सत्ते में ले आए थे उनको तुष्टि करने के लिए, उनको तुष्ट करने के लिए मोहम्मद यूनुस जुटे हुए हैं। मोहम्मद यूनुस जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का जो संख्यालघु संप्रदाय है वो बहुत ही खतरे में है, ये बात बोल सकते हैं। क्योंकि जो तस्वीर बांग्लादेश से निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके का घटना बांग्लादेश से निकल के सामने आ रहा है, उसमें एक बात तो साफ हो चुका है, एक बात स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो संख्यालघु संप्रदाय जो बांग्लादेश का जो है उनको सुरक्षा देना उनका बस का बात नहीं है। वो लोग सुरक्षा देने पर नाकाम रहे हैं, और इसी कारण में बांग्लादेश में लगातार अगर देखा जाए इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लेकर अभी तक का अगर आंकड़ा देखा जाए करीब 2 से 2.5 हजार के ऊपर संख्यालघु संप्रदाय के ऊपर हमले का घटना, अत्याचार का घटना सामने आया है। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि इंटरिम गवर्नमेंट कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अभी कट्टरपंथियों का हाथ का कठपुतली बन चुके हैं, और जिस कारण में मोहम्मद यूनुस का नजरअंदाज हो रहा है बांग्लादेश में संख्यालघु संप्रदाय, और संख्यालघु संप्रदाय के ऊपर जो अत्याचार का घटना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये घटना अगर ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल जो है वो लगातार उठता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसके पहले भी बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हुआ था, जिसमें एकदम साफ साफ उंगली उठा था मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में। और अभी भी बांग्लादेश में जो संख्यालघु संप्रदाय है, जिस बांग्लादेश में सब धर्म एक साथ रहते थे, उस बांग्लादेश में जब संख्यालघु संप्रदाय के ऊपर 2.5 हजार के ऊपर मामला सामने आ रहा है, वो भी 1 साल के अंदर में, तो इसमें साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश में
जो संख्यालघु संप्रदाय को सुरक्षा देना गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल उस बिल्कुल काम को सही बिल्कुल तरीके रहने से की नहीं जो निभा रहा है गवर्नमेंट का वहां पर काम है, अपने उस काम में बिल्कुल भी ये कह सकते हैं कि परिपक्व नजर नहीं आ रही बांग्लादेश की सरकार, और लगातार कट्टरपंथियों को खुली छूट सरकार के द्वारा दी गई है। जैसा मैं आपका रुख करूंगा, और एक थ्योरी जो लगातार मोहम्मद यूनुस को लेकर कही जाती है जैद जी, कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अब सत्ता मोह में फंस गए हैं, वो कुर्सी के प्रेम में है, इस वजह से वो इस तरीके की कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं। अब हर आदमी दौड़ता है भीड़ की तरफ, फिर वो भी चाहता है उसे रास्ता मिले। जी जब एक चीज उनको, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मोहना, तो जब एक लालच तो हर इंसान के अंदर होता है, जी मगर आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उस कुर्सी की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बात होती है, लालच से बड़ी ना। बिल्कुल आप आपके लिए दो सब बराबर होते हैं। ये मुल्क जब बना, तो देखिए ना, जब 1947 में एक मुल्क बना मजहब के नाम पे, जिसका नाम पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान से एक मुल्क बना टूट के, जिसने जबान पे बना, जी बात पे गौर करिएगा, वहां मजहब नहीं था, जबान था बंगाली। हम पे उर्दू नहीं थोपो, हम बंगाली बोलेंगे। उस जबान पे एक मुल्क बना जिसका नाम बांग्लादेश है, तो वहां मजहबी बात नहीं थी। कहीं ना कहीं एक अच्छा भाईचारगी है, और दोनों का कल्चर सेम है, बात पे गौर करिएगा। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास है, दोनों का कल्चर सेम है, रहन सहन सेम है, खान पान सेम है। मांस मच्छी बंगाली भी खाते हैं, तो कोई दिखता नहीं है कहीं से जाके कि लड़ाई कैसे फैली है। मगर जब जी आप किसी एक ऐसे कट्टरपंथी, जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस तरह के जहन के मौलाना, बात पे गौर करिएगा, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वहां पे वहां का एक माहौल है कि उसको रिप्रेजेंट एक लीडर से ज्यादा, उनको रिप्रेजेंट, जो आवाम को एक लीडर से ज्यादा, एक एक रैबर से ज्यादा एक मौलाना करते हैं। बात पे गौर करिए, जो मैं फिर आ लाता हूँ, तो वहां से एक जहन तैयार होता है। जी क्यों उसको मुखातिब जी होते हैं, मुखातिब होकर पूरे समाज को एक मैसेज देते हैं वहां से। और वहां के जो बेकार नौजवान हैं, जब आपके पास काम नहीं होता, आप बेकार होते हैं, तब वहां पर एक अल्फाज होता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, ये जमीन हमारी है, इस जहन की तरह जहन बनाया जाता है। और जो पीर साहब होते हैं, इस तरह के मौलाना होते हैं, उस तरह वहां खड़े होकर जाली लफ्ज इस्तेमाल सुन लो, जाली जाली से बोल रहे हैं कि वो जो इस्लाम ये नहीं सिखाता, मगर जी उस तरह के जो लोग जी वहां पर जी बने हैं, जो उनको एक पॉलिटिकल फायदा मिलने के लिए एक तैयार करके रखते हैं, वहां से जब एक चीज निकलता है, तो इसी तरह का पूरा माहौल होता है। रहा सवाल बिल्कुल यूनुस साहब का, यूनुस साहब अब जिस अंदाज से वो आए हैं, वो जिस बिल्कुल अंदाज से, वो अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, अच्छा इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। जैसा भी, आप बिल्कुल एक सही सब, बात आपने कही, और यही रीजन है कि बांग्लादेश में ये स्थितियां हमें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर है, बांग्लादेश में हिंदू स्कूली छात्र के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। मुस्लिम बहुल इलाकों में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कट्टरपंथियों ने स्कूली छात्रा को धमकी दी है, कट्टरपंथियों ने छात्रा का वीडियो बनाया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। कट्टरपंथियों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जो है वो भी जुड़ गए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका भी इंडिया न्यूज पर। और सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर रहेगी निपुण जी, कि जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर जो मामले हैं अत्याचार के बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंदुओं को खास तौर पर वहां टारगेट किया जा रहा है, क्या निपुण जी माना जाए कि ये अब पतन की ओर बढ़ने लगे हैं मोहम्मद यूनुस? देखिए, अभी मैं सुन रहा था, मेरे से जो पूर्ववर्ती बोल रहे थे वो काफी सही बोल रहे थे, लेकिन देखिए एक बात देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात हमेशा बोलता आया हूँ। आप देखिए कि जो हमारे पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो जो डायरेक्ट एक्शन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो आपका इसी बेल्ट से, यानी कि पूर्वी बंगाल, जिसको आज हम बांग्लादेश और उस समय पाकिस्तान ये बना था, यही से शुरुआत हुई थी। और बहुत हैवी यहाँ पर क्या था कि जेनोसाइड जैसा इन्वायरमेंट आपने देखा 1946 1947। आप सोचिए, इवन गांधी जी तक को जाकर क्या करना पड़ा था, वहां पर जाकर डेरा डालना पड़ा, तब जाके कुछ हिंसा में कुछ कटौती करने का प्रयास काफी लंबे समय बाद हुआ। उसके बाद से आप देखें कि वहां की अगर आपकी जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज की, वो 23% थी, और शेख हसीना के दौर तक वो 8% मेंटेन थी। आज वो घट के उससे भी कम हो गई है। तो हम ये देखें कि अगर इस पूरे, मैंने जो आपको डाटा या पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, उसको अगर आप देखें, तो जब बांग्लादेश के अंदर सेकुलर पावर्स रही हैं, पावर में रही हैं, तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी क्या सिक्योर रही है। लेकिन जब जब वहां पर क्या हुआ है कि जो सेकुलर पावर के बजाय धार्मिक उन्मादी, चाहे वो बीएनपी पार्टी रही हो
या जमात इस्लामी का प्रभाव रहा हो। और वर्तमान में तो क्या है कि जो भाई मोहम्मद यूनुस को लाने वाले हैं, ही इज नॉट ए डेमोक्रेटिक लीडर। वो जनता के चुने हुए तो नहीं है। वो तो एक सो कॉल्ड, जिसको वो छात्र स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा आंदोलन था, उसके थ्रू आए। लेकिन रियल में क्या है कि कट्टरपंथियों की पावर है। और आप एक नहीं, अगर आप बांग्लादेश के न्यूज को देखेंगे, न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे, तमाम तरह की बातें आती तो आती नहीं है। मतलब आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में न्यूज हमारे पास आ नहीं पाती है। हमारे पास उतनी आ पाती है, वहां पर सेकुलर फैब्रिक वाले छाप देते हैं। तो बहुत उससे भी ज्यादा स्थिति खराब है। और रही बात देखिए अंत की, मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की इस तरह की चीज होने वाली है। बात यही है कि वहां पर जब तक आपका जो रेडिकल्स पावर्स हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि इस्लामिक जो फैब्रिक है उसको बनाने वाली जब तक पावर रहेंगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। बात यह है कि वहां पर सेकुलर पावर स्ट्रांग हो। तो जब हम देखते हैं आपका शेख हसीना के दौर में बहुत अच्छे से माइनॉरिटीज के साथ व्यवहार था, हर तरह की स्थिति ठीक थी। लेकिन दिक्कत कब हो रही है? दिक्कत हो रही है जब वहां इस्लामिक फैब्रिक आ रहा है। तो जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई सेकुलर वर्सेस इस्लामिक फैब्रिक की है। इसको जरूरी है समझना। और रही बात की देखिए अंत की, अब आप सोचिए चुनाव के बारे में बात हो रही है, इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। लेकिन इलेक्शन में आप सोचिए, अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो इलेक्शन में ये अवामी लीग यानी कि जो मुख्य सेकुलर पार्टी वहां पर है, उसका तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति उन्होंने बना रखी है। अब वहां पार्टी पावर में कौन आनी है? तो जमात इस्लामी है, बीएनपी है, या जो नई नवेली पार्टी बनी है वो पार्टी पावर में आनी है। ये तो निश्चित समझ में आ रहा है। और उस दौर हम्म। में फिर क्या माइनॉरिटीज के साथ होगा, ये देखने वाली बात है। तो मैं समझता हूं कि जो ये दुनिया में मानवाधिकार के लंबड़दार ठेकेदार जो बनते हैं, ये उनके लिए विषय भी है कि भाई देखिए क्या स्थिति वहां पर कट्टरपंथियों ने की। जो स्थिति बार बार बोलता है चीन अमेरिका कि पाकिस्तान खुद जो है वो क्या है, परेशान है, टेररिज्म से प्रभावित है, दुनिया भर की बातें वो बोलता है। आज ये तस्वीर उसको देखनी चाहिए, ये सब तस्वीरें देखनी चाहिए। और देखिए निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा। भाई जब इस प्रकार के बदतमीजियां, इस प्रकार की जो चीजें हैं वहां पर होंगी, तो वो निश्चित रूप से कि भारत के ऊपर भी, और भारत का जो पूरा आप देखें कि भी सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से है। तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, पश्चिम बंगाल हो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, वहां तक इनका इम्पैक्ट होगा जब तक इनको कंट्रोल नहीं होगा। ये तो बिना लगाम क्यों रखे हैं? मतलब इन पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो तुम चाहो वो करो, तुम्हारी जैसी इच्छा है वो करो, वो स्थिति आपकी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी, वैश्विक समुदाय को भी ये चिंता का विषय होना चाहिए कि इस प्रकार का जो वहां माहौल बना हुआ है, जेनोसाइड जैसी जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जी बिल्कुल निपुण जी, जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले जारी हैं। जयद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तान की नज़दीकियां बांग्लादेश से बढ़ रही हैं, उस विषय पर भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो बांग्लादेश पर है अब इस वक्त? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इसलिए कि जब हम देखिए ना कि पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटीज, उनके पास एक वेपन है, अपॉर्चुनिटी से जी उनके जो इदारा है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिला। इंडिया से कहीं ना कहीं इस पहलू से इंडिया नहीं आ सक रहे थे, तो उन्होंने उस पहलू से इंडिया से साथ आने की कोशिश की। तो एक पाकिस्तान तो हमेशा उसके पास एक मौका चाहिए इंडिया को कहीं ना कहीं से तकलीफ देने के लिए। जी मगर आज जो तमाम चीज है बांग्लादेश में, बात पे गौर करिएगा और कहना क्या चाहता हूं, ये तमाम चीज अगर डेमोक्रेटिक वे से अगर ये आना चाहेंगे, इलेक्शन होगा, वो दूसरा पहलू हो जाएगा। मगर इन इन द रियलिटी, जिस दिन शेख यूनुस साहब वहां पर मुंसलिक हुए हैं, जैसे आके बैठे हैं, उसके बाद उन्होंने किनको छुड़ाया, किनको रिलीज किया, ये भी एक माने खेज बात है। और रहा सवाल पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूरा इन्फ्लुएंस है, अभी छोटा भाई बड़ा भाई वाला किरदार चल रहा है। और आप इसको देखिएगा, आज से 6 माह कबल आपने देखा था कि तुर्की है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है और बांग्लादेश है, एक माहौल बनाया जा रहा था कि मुस्लिम का सरगना या खलीफा है तुर्की और हम तमाम इनके भाई हैं। इस तरह का जहन बनता है किसने कि जब आप मजहबी नशा बांटते हैं ना, लेनिन बोला था, लेनिन का कॉल था कि मजहब का जो नशा जो होता है वो सबसे बड़ा नशा होता है। जब आप मजहबी नशा बांटते हैं ना, तो मुल्क तरक्की नहीं करता, मुल्क कमजोर होता है। इसलिए कि आप जब मजहबी बात करिएगा, हर मजहब कहेगा हम बेस्ट हैं और दूसरे को मारने पे आ जाएंगे, फिर वो आमादा मारेंगे और मरने के बाद सोचेंगे कि मजहबी तौर पे हमने किया, हमें हर चीज माफ है। अगर सपोज सोच लीजिए कि हम इस तरह का जहन बनाया जाता है नौजवानों का,
कि हम जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हैं कि मैं ही मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में फैसला देगा, मैं ही मालिक हूँ और हम ही लोग बनाए हैं, हम ही चलो मारते हैं। तो इस तरह का जहन बनाया जाता है। जी अगर देखा जाए तो इस तरह का माहौल नहीं था बंगाल में। जनाब ने जो मुकुल साहब ने जो बात रखी है, सबसे पहले अगर जी जो सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया के दौर पे सबसे पहले अगर बंगाल को दो हिस्से में बांटा इसी लिए किया गया था कि बंगाल के जो जी जहां पर जी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी थी उसको जी डिक्लेयर जी किया गया था ईस्ट बंगाल और इधर बिल्कुल। इनको लेकिन वेस्ट जय बंगाल जी, पे। जो स्थितियां इस वक्त मौजूदा समय में देखने को मिल रही हैं वो जाहिर तौर पर काफ़ी चिंताजनक स्थितियां बनी हुई हैं, और अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है वो भी काफ़ी चिंता का विषय। अब देखने की बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस है, उनकी आंखें आखिर कब खुलती हैं और कब इस पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त